दुनिया की सबसे बर्फीली वाली जगह पर मिला एक ऐसा पोर्टल जो किसी दूसरे ही यूनिवर्स को कनेक्ट करता था। कई ट्रेवलर्स वहां पर जाते और पूरी तरीके से गायब हो जाते, पर कोई और भी है जो दूसरी गैलेक्सी से हमारी दुनिया में आ चुका है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है नॉर्दर्न साइड में मौजूद एक बर्फीले पहाड़ को दिखाते हुए। आसपास के लोगों का साफ कहना है कि माउंटेन के ऊपरी वाले हिस्से में सबसे ज्यादा ठंड होती है। यहाँ टेम्परेचर इतना माइनस में चला जाता कि आज तक किसी ने ऊपर चोटी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की है। लेकिन ऐसे भी कई ट्रेवलर्स हैं जिन्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है। यानी वो चाहते हैं कि वो सबसे पहले माउंटेन के टॉप पर पहुंचकर अपना नाम दर्ज करा ले। यही सारी चीजों के बीच हमें कुछ ट्रेवलर्स दिखाए जाते हैं जो कि लगातार उस माउंटेन वाले एरिया पर चढ़ रहे थे। ये सारे सोवियत लोग होते हैं जो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी नहीं पता कि उन बर्फीले पहाड़ों के पीछे क्या छुपा हुआ है। अब वो सारे ट्रेवलर्स वहां पर जाते हैं अपने मिशन के लिए, लेकिन कुछ समय बाद हमें उनके खो जाने की खबर आई। चारों तरफ ये न्यूज फैल गई थी कि कई सारे सोवियत ट्रेवलर्स उसी खतरनाक माउंटेन पर गए जहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, और आज इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन वापस नहीं आए। जल्द से जल्द उन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम अरेंज की गई और वहां जाकर देखने लगे। कई हेलीकॉप्टर्स और कई सारे लोग कितने दिन तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन ट्रेवलर्स का सामान मिल जाता है। पर सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उन ट्रेवलर्स की अभी तक कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली होती। आखिर जब वो सब मर चुके हैं तो बर्फ के अंदर एटलीस्ट उनकी बॉडी तो रहनी ही चाहिए, लेकिन उसका तो नामो निशान ही नहीं होता है। और अब उस खतरनाक इंसिडेंट के बाद उस माउंटेन को डेड माउंटेन घोषित कर दिया गया था। लोग तो उस जगह पर जाने से भी डरते थे। पर यहाँ समय बीतता चला गया और हमें हॉली नाम की एक अमेरिकन स्टूडेंट दिखाई जाती है। हॉली तो एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी जिसे लोगों का भ्रम दूर करना था। उसे तो डेड माउंटेन में बहुत इंटरेस्ट होता है और वो चाहती थी कि वहां जाकर वो सारे राज का पर्दाफाश करे। इस वजह से हॉली अपने एक साइकोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए जो उसके प्रोफेसर ने गाइड किया था, आखिर उस डेड माउंटेन पर जाकर लोगों का भ्रम दूर करेगी। हॉली ने तो इसके लिए अपनी टीम भी बनाना स्टार्ट कर दिया जिसमें उसकी प्रोफेसर मदद कर रही थी। यानी वो पूरी तरीके से सीरियस है उस डेड माउंटेन पर जाना जहाँ से कोई वापस नहीं आया। हॉली का तो एक सीनियर होता है जिसका नाम जेनसन था। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और वो भी इस मिशन में शामिल हो जाता है। हॉली की प्रोफेसर फाइनल होने के बाद उसे कुछ डिटेल्स दे रही थी उस डेड माउंटेन के बारे में। भले ही वो माउंटेन नॉर्दर्न रीजन में सिचुएटेड है, पर वहाँ इतनी ज्यादा ठंडी कैसे हो जाती है ये किसी को नहीं पता। सबसे पहले उसकी प्रोफेसर लास्ट में हुए उस इंसिडेंट की डिटेल्स के बारे में बात करती है। हमें तो न्यूज भी दिखाई जा रही थी कि कैसे वो सोवियत ट्रेवलर्स के पास कई सारे इक्विपमेंट्स थे। भले ही कितनी भी ज्यादा ठंडी हो, लेकिन उनके पास ऐसे बॉडी वार्मर्स थे जो उन्हें सरवाइव करके रख सकते थे। इनफैक्ट पता चला था कि उस समय एवलांच भी आया था, लेकिन जब थोड़ी डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि वो सब एवलांच के टाइम पर भी नीचे ही मौजूद थे। यानी एक जगह पर खड़ी रही जैसे कि एवलांच आने का वेट कर रहे हो। ये थोड़ी स्ट्रेंज चीजें थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। पर अब हॉली और उसके प्रोफेसर ने कई सारे स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए, और अब वो अपनी तैयारी करने लगते हैं उस माउंटेन पर जाकर एक्सप्लोर करने के लिए। उस टीम में टोटल अब 5 लोग हो चुके थे और अब सिर्फ देरी थी तो वहां जाकर सच्चाई पता करने की। वो अपनी जर्नी के लिए फाइनली निकल भी पड़ते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया गया जहां एक न्यूज चारों तरफ फैली हुई थी। बताया जा रहा था कि कुछ अमेरिकन स्टूडेंट्स उस डेड माउंटेन पर गए और गायब हो गए, और ये कोई और नहीं बल्कि हॉली और उसके टीम मेंबर्स ही थे जो अपनी रिसर्च के लिए कुछ दिनों पहले उस डेड माउंटेन पर गए होते हैं। उनका माउंटेन पर से नामो निशान मिट चुका था, सिर्फ उनके बैग्स और सामान मिलते हैं और उनकी बॉडी गायब हो चुकी थी। सेम वैसा ही जैसा कि पिछली बार हुआ था। रेस्क्यू टीम ने कई घंटों तक ट्राई किया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक कैमरा होता है जिसमें लास्ट फुटेज मौजूद थी। फुटेज को प्ले करके देखा गया तो उसके अंदर हॉली जेनसन को पकड़कर काफी डरी हुई थी। वो सब तो एक अंधेरी वाली जगह पर थी जो यहाँ से बिलोंग नहीं करती, और हॉली बार बार डर कर यही कह रही थी कि वो काली परछाई हमारा पीछा कर रही है। ये सुनने के बाद तो न्यूज चैनल्स में एकदम डर का माहौल छा गया। कितनों के हिसाब से वो ब्लैक परछाई को येती बता रहे थे जो एंशिएंट जमाने से बर्फीले पहाड़ों में रहने वाला एक बड़ा दानव है। पर जब तक कोई प्रूफ नहीं मिल जाता वो इस पर भरोसा नहीं कर सकते। पर आखिरकार ये सारी चीजें हुई कैसे, ये समझने के लिए कुछ दिन पहले शिफ्ट होता है जब हॉली और उसके पूरे टीम मेंबर्स उस माउंटेन की तरफ जा रहे थे। फिलहाल तो वो अपना सफर ट्रेन से तय कर रहे होते हैं और अपने सारे सामान इकट्ठा करते हैं। उनके टीम में एंडी नाम का एक लड़का था जिसके पास कैमरा और जीपीएस डिवाइसेस होते हैं। यानी कि अगर वो कहीं खो गए तो रेस्क्यू टीम को अपने
आप मैसेज चला जाएगा। जेनसन के पास तो हाई ग्राफिक्स वाला कैमरा भी था जिससे वो सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा। कितने भी नेटवर्क और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस होने दो, ये कैमरा नहीं खराब होता। एटलीस्ट उन्हें सारी चीजों की प्रूफ रखनी है कि उस माउंटेन पर क्या क्या मौजूद है। हॉली भी उन सभी को अच्छे से गाइड करती है कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने मैप के अंदर पहले ही लोकेशन मार्क करके रखे थे कि कौन सा रास्ता इजी होगा। उनका टारगेट है उस डेड माउंटेन के टॉप वाली जगह पर पहुंचना, जहां शायद कुछ साल पहले मौजूद वो ग्रुप पूरी तरीके से गायब हो गया था। हॉली की बात सुनकर तो बाकी सब भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी उन्हें भी माउंटेन के ऊपर चढ़कर ये पूरी मिथ दूर करनी है। जैसे तैसे वो सभी ट्रेवल करते हुए आखिरकार उस रीजन में पहुंच गए जहाँ से माउंटेन स्टार्ट होगा। उनका प्लान था एक ऐसे आदमी से मिलना जो लास्ट टाइम कई साल पहले किए गए मिशन में उन सोवियत लोगों के साथ मौजूद था, और वो अकेला इंसान था जो उस टाइम बच गया था। लेकिन जब हॉली और उसके सभी साथी पता करते हैं उस आदमी के बारे में, तो ये आइडिया लगा कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उसे कुछ महीनों पहले एक मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ उसे मिलने ही नहीं देते उस आदमी से। हॉली के सभी मेंबर्स को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। अब ये सारी चीजें उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी और उन्हें उस आदमी के बारे में, उस मिशन के रिलेटेड काफी सवाल पूछने थे। पर अब ना तो वो अंदर आने देते हैं और ना ही आदमी को बाहर आने देते हैं। लेकिन यहाँ पता चला कि वो बूढ़ा आदमी खिड़की के किनारे है और वो एक मैसेज शेयर कर रहा है कि यहाँ से चले जाओ, यानी वो भी नहीं चाहता कि वो किसी से बात करे। बेचारे हॉली और उसके सभी साथी एकदम निराश हो जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। वो तो वहाँ के एक लोकल बार में पहुंच गए क्योंकि अगले दिन उन्हें मिशन पर निकलना था। उस जगह पर वो सब मिलकर थोड़ी ड्रिंक्स करते हैं और मजे करते हैं। तभी अचानक उनकी मुलाकात वहाँ के एक लोकल आदमी जिसका नाम सर्गी होता है उससे हो गई। सर्गी ने जब उसके मिशन के बारे में सुना तो वो उन्हें गाइड करने का डिसाइड करता है, यानी उसे वो रास्ता पता है जहाँ से माउंटेन के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाया जा सकता है। हॉली के फ्रेंड्स ने सर्गी से दोस्ती कर ली और अब सर्गी अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में बिठाकर उन्हें ले जाने लगता है। पर यहाँ सर्गी ने उन्हें एक और चीज बताई कि मेरी एक आंट है जो कई साल पहले उन सर्वाइवर्स में से एक थी जो कि माउंटेन्स पर गए थे और वापस नहीं आए। ये चीजें पता चलने पर हॉली और उसके फ्रेंड्स रुकते नहीं और सीधा उसकी आंट से जाकर बात करने लगते हैं। उन्होंने कई डिटेल्स पूछे उस माउंटेन के बारे में कि वहाँ क्या मौजूद था और आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिससे इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं। सर्गी की आंट तो डेड माउंटेन का नाम सुनकर ही डरने लगी थी, लेकिन फिर भी वो बताती है कुछ अनजानी शक्तियों के बारे में जो उस माउंटेन के टॉप पर मौजूद है। उनके हिसाब से वो बिल्कुल इंसान नहीं है, किसी दूसरी दुनिया से आए हुए क्रिएचर्स हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई इस माउंटेन के आसपास भी भटके। खैर ये बातें सुनने पर हॉली और सभी दोस्त एकदम चौंकते तो नहीं, क्योंकि ऐसी मनगढ़ंत कहानियां तो उन्होंने बहुत सुन रखी है इस माउंटेन के बारे में। उन्हें लगा कि सर्गी के आंट का भी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो उन्हें जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है वो लेकर अब निकल पड़े उस माउंटेन की तरफ। काफी समय बीत चुका था और आखिरकार इतनी ट्रेवलिंग के बाद वो माउंटेन वाली एरिया में आ गए। अपनी ठंड न लगने वाली गियर पहनने के बाद उन्होंने अपना सामान रखा और बर्फीली जगह के अंदर इंटर कर गए। यानी अब से उनका एक कड़ी परीक्षा चालू होने वाली थी जो एक बहुत ही खतरनाक जगह पर है। अब माउंटेन के स्टार्टिंग में ही उन्हें काफी देर हो चुकी थी और रात भी होने वाली होती है, इसीलिए उन्होंने नीचे की तरफ अपना एक टेंट बिछा लिया जहाँ पर वो अच्छी तरीके से रात गुजारेंगे। सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे उस राज का पर्दाफाश करने के लिए, लेकिन उनमें से किसी को नहीं आइडिया कि ऊपर कौन सा खतरा उनका वेट कर रहा है। जेनसन, एंडी और डेनिस तो मिलकर वहाँ पर खाना बनाने लगे थे। बड़े मजे से एंजॉय करते हुए आखिरकार सभी रात बिताने लगे। लेकिन अचानक पता चला कि जेनसन रात को उठकर आसमान की तरफ देख रहा है। आसमान में कई सारी अरोरा लाइट्स दिखाई दे रही थी जिनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि इस जगह पर अरोरा लाइट्स दिखना बहुत ही रेयर माना जाता है। जेनसन तो चाहता था कि वो जाकर रात के समय ही ऊपर इन्वेस्टिगेट करे, पर वो अपने साथियों को इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता, तो वो ये चीजें छोड़ देता है और सुबह होने का वेट करता है। अब यहाँ मॉर्निंग के टाइम पर जैसे ही सभी लोग अपने टेंट से बाहर निकल रहे थे तभी वो चौंक गए, क्योंकि नीचे की तरफ बर्फ पर कई सारे पैरों के निशान होते हैं और ये नंगे पैरों के थे विदाउट शूज। सभी ये देखकर चौंक गए क्योंकि उनका साइज नॉर्मल ह्यूमन से काफी बड़ा था और पैरों के निशान अचानक बीच में से चालू होकर पहाड़ के ऊपर की तरफ जा रहे थे। ये किसका काम हो सकता है उनमें से किसी को नहीं अंदाजा, लेकिन वो उससे कोइंसिडेंस समझकर ये सोचने लगते हैं कि हम में से ही कोई रात के समय यहाँ पर आया होगा ताकि वो साइड में जाकर फ्रेश हो जाए। पूरी तरीके से आराम करने के बाद अब वो सब पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़े थे। उनमें से ज्यादा किसी को ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन एक दूसरे का साथ देते हुए वो ऊपर की तरफ चढ़ते रह गए। अब थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद जैसे ही एक फ्लैट सरफेस आता है तभी अचानक उन्हें एक पुराना टावर दिखाई दिया। ये शायद कनेक्शन टावर है जिससे कि सिग्नल भेजा जा सकता है। हॉली और उसके साथी जैसे ही थोड़ा पास जाते हैं तभी सामने कुछ अजीब था।
पता चला कि वहाँ पर किसी इंसान की जीभ काट कर रखी गई है, वो भी इतनी बुरी तरीके से कि कोई भी देखकर उल्टी कर दे। हॉली और डेनिस इतना ज्यादा डर गए कि वो पीछे भागते हुए आते हैं। हॉली जो एकदम नर्म दिल की थी वो सबसे ज्यादा पैनिक हो चुकी होती है, पर जेनसन और बाकी सब उन्हें समझाते हैं कि ये जरूर किसी जानवर का हो सकता है। कई सारे बर्फीले भालू और कई ऐसे जानवर हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और ये जीभ उन्हीं में से किसी एक की होगी। जेनसन की बात पर भरोसा करके वो इस चीज को भुलाने की कोशिश कर लेते हैं। हॉली भी जेनसन के साथ बैठकर उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि कैसे उसने माउंटेन को देखा और लग रहा था कि चारों तरफ अंधेरा ही होता जा रहा है। कहीं न कहीं हॉली को डर लगने लगा था कि यहाँ आकर उन्होंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जब से उन्होंने इसकी टेरिटरी में कदम रखा है उनके साथ गलत और वियर्ड चीजें ही हो रही हैं। लेकिन यहाँ जेनसन ने कल रात में देखी गई उन अजीब सी लाइट्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। वो नहीं चाहता था कि ये सभी लोग और भी ज्यादा पैनिक हो। अब दोनों जब साइड में बैठकर बात कर ही रहे थे तो कैमरा चालू था और हमें ठीक बैकग्राउंड में कुछ हलचल दिखाई दी, जैसे पहाड़ों के पीछे से कोई गुजर रहा है। इनके ऊपर हॉली और जेनसन का ध्यान तो गया नहीं था और वो बाकियों के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वो सब सुबह होने पर तुरंत ही अपनी जर्नी चालू कर देते हैं। कई किलोमीटर लगातार चलने के बाद आखिरकार वो उस स्पॉट पर पहुंच गए जहां पर पिछली वाली टीम आई थी, यानी यही से उनके सामान मिले थे और वो गायब हो चुके होते हैं। अब हॉली यहाँ कैमरा के सामने सारी चीजें दिखाने लगी ताकि ये प्रूफ बन जाए कि वो इस जगह पर आए थे। जितना डेटा उन्हें मिला होता है उसके हिसाब से ये बताया गया कि कुछ साल पहले जब वो सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इसी जगह पर स्टे किया था। अपना कैंप बिछाकर वो यहीं पर खा पीकर सो गए, लेकिन आधी रात को अचानक उनके रेडियो सिग्नल पर मैसेज आता है कि यहाँ से भाग जाओ। ये कुछ वैज्ञानिकों का था जिन्होंने उस स्पॉट पर कुछ अजीब तरीके के रेडिएशन देखे थे। ये रेडिएशन बहुत ही ज्यादा घातक हो रहे थे, इसीलिए उनके साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही उस टीम के लीडर ने इन चीजों को सुना तो वो टेंट से बाहर निकलता है और उसके बाद उन लोगों ने कौन सी चीज देखी ये बिल्कुल नहीं पता। हॉली तो अब कैमरा के सामने उन लोगों की डेड बॉडी की मार्किंग दिखाती है कि कौन कहाँ पर पड़ा हुआ था, उनके सामान किस तरीके से बिखरे हुए थे और आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई। प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि सारे मेंबर्स की मौत बहुत अलग तरीके से हुई थी। लाइक उनकी टीम का जो लीडर था उसका पूरा स्कल टूटा हुआ होता है और कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिनकी रिब्स की हड्डियां टूट चुकी होती हैं, मानो कि किसी ने उसके ऊपर बहुत ही जोर से हमला किया हो। कहा जा रहा था कि उनकी बॉडी पर किसी भी तरीके के चोट के निशान नहीं थे। हॉली इन्हीं चीज को बताती रहती है और उसे डॉक्यूमेंट भी करती है। उस टीम मेंबर्स में से एक लेडी भी थी जिसके बॉडी पर कई सारे रेडिएशन थे, यानी कोई चोट का निशान नहीं और ना ही कोई हड्डी टूटी थी। पूरे बॉडी में रेडिएशन के कारण वो मर गई। सिर्फ उनमें से कुछ ही मेंबर्स ऐसे थे जो हाइपोथर्मिया के कारण मरे और पता नहीं उनके ऊपर किस चीज ने हमला किया जो उनकी ये हालत कर दी गई थी। खैर ये सारी चीजें तो अनुमान है जिसे कि हॉली और उसके साथी भी सच मानते हैं, पर असली सच्चाई तो थोड़ी देर में पता चलेगी। लेकिन अगर ऐसी किसी कंडीशन में हम फंस जाएं जहां इतनी ज्यादा ठंड है और बर्फ है कि आपको हाइपोथर्मिया होकर ही रहेगा, तो आखिर ऐसी जगहों पर हाइपोथर्मिया से बचा कैसे जाए। सबसे पहली बात तो ऐसी ठंडी जगह जाने पर हाइपोथर्मिया होना पक्का है। सिर्फ हमें वे पता होने चाहिए कि हम उससे कैसे बच सकते हैं और उसका इफेक्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने बॉडी को इंसुलेट करना होगा ताकि उसे गर्मी मिलते रहे। इसके लिए हम कई सारे लेयर ऑफ क्लोथ्स भी पहन सकते हैं या फिर एक मोटा सा सिल्वर फॉइल आता है जिसे अपने बॉडी के चारों तरफ लगाने पर हमें गर्मी लगती है। लेकिन इक्विपमेंट्स होने के बावजूद भी अगर उसे ठीक से यूज नहीं किया गया तो भी हमें हाइपोथर्मिया हो जाएगा। जैसे कि इस इमेज में प्रॉपरली डिक्टेट किया गया है कि हमें अपने बॉडी को किस तरीके से रैप करना है। सबसे ज्यादा ठंड हमें अपने नेक, हैंड और फीट वाली रीजन पर होती है, तो उसे कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन चीजों के साथ हमें कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी खाने हैं जो कि अंदर से गर्मी पैदा करे। सबसे हाई एनर्जी वाले फूड उस समय पर हो सकते हैं शुगर और फैट, जो बहुत तेजी से हीट जनरेट करते थे। उसके साथ साथ हम चॉकलेट, नट्स और एनर्जी बार्स भी खा सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली हमारी बॉडी और भी ज्यादा गर्मी पैदा करेगी। जितना ज्यादा गर्म होगा हमारा बॉडी उतना ही हम हाइपोथर्मिया से बच जाएंगे। और याद रहे हमें अपने बॉडी को स्टिल नहीं रखना है, मूव करते रहना है। हमें कैसे भी करके स्वेटिंग करनी है ताकि बॉडी एकदम नॉर्मल कंडीशन में रहे, क्योंकि आइसी माउंटेन्स पर ये खतरा बहुत ज्यादा रहता है कि अगर आप कोई भी बॉडी पार्ट ज्यादा समय तक नहीं हिलाओगे तो वो पूरी तरीके से जम जाता था। उसमें अगर एक्टिविटी नहीं हुई तो वो बेकार हो जाएगी। और अगर इन चीजों से भी काम नहीं चल रहा है तो इग्लू नाम का एक स्ट्रक्चर आता है जो बर्फीले इलाके में रहने वाले लोग बड़े आसान तरीके से बनाते हैं। ये एक शेल्टर होता था जिसे कि बर्फ से बनाया जाता है, लेकिन अंदर जाने पर इसमें गर्माहट मिलती। खैर ये चीजें तो हमने पहले भी कवर की है कई सारे सर्वाइवल टेक्निक्स में, तो इन चीजों को फॉलो करने से हाइपोथर्मिया आराम से दूर हो सकता है। पर लग रहा था कि हॉली और उसके साथी एक खतरे में पड़ने वाले हैं, क्योंकि डेनिस यहाँ थोड़ा चौंक गया था। उसने जब अपना जीपीएस डिवाइस चेक किया तो पता चला कि माउंटेन के नीचे से ऊपर आने तक उन्होंने कई सारे किलोमीटर की दूरी तय की होती है, जबकि इतनी दूरी ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। डेनिस ये बात अपने बाकी दोस्तों
को भी बताता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। डेनिस का अचानक जीपीएस और रेडियो सिग्नल दोनों ही खराब हो गया था। डेनिस तो जेनसन से साफ कहने लगा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर हॉली ही उन्हें फोर्स करती है कि हम अपनी डॉक्यूमेंट्री खत्म ही करने वाले हैं, हमने ऑलमोस्ट आधी चीज कवर कर ली है, अब सिर्फ उस माउंटेन के टॉप पर पहुंचकर इस पूरे मिथ को दूर करना है, फिर हम इतने ज्यादा फेमस हो जाएंगे कि हमें काफी रिकॉग्निशन मिलेगी। हॉली की बात सुनकर कई सारे लोगों को लालच आ जाता है, तो वो मिशन बंद करने के बजाय उसे और ज्यादा कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ जब थोड़ी रात होने लगी थी तो हॉली को उसके सिग्नल डिवाइस पर कोई रेडिएशन मिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई भारी मात्रा में वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इसलिए हॉली जेनसन को कैमरा लेकर उसके साथ चलने के लिए कहती है। धीरे धीरे सिग्नल का पीछा करते हुए आखिरकार वो एक ऐसे डोर के पास पहुंच गए जो बर्फ के अंदर दबी हुई थी। लग रहा था कि ये कोई हाइडिंग एरिया है जो गवर्नमेंट ने बनाया है। हॉली तो उसके अंदर जाकर चेक करना चाहती थी, लेकिन जेनसन उसे साफ मना करता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के सीक्रेट मिशन में से एक हो सकता था और इन कॉन्फिडेंशियल चीजों के अंदर जाकर देखना काफी खतरनाक होगा। बट हॉली यहाँ पर उसे इंसिस्ट करती है और उसे दरवाजा ओपन करने के लिए बोलती है। जेनसन जब दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो लिटरली वो ओपन हो गया, बस थोड़ा बर्फ के कारण वो जमा हुआ था। काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए जेनसन डर के मारे हॉली को वापस चलने के लिए कहता है, बट हॉली ने कहा कि इस चीज के बारे में हम अपने बाकी मेंबर्स को नहीं बताएंगे क्योंकि वो नहीं चाहती कि बाकी काफी ज्यादा पैनिक हो जाएं। पूरी छानबीन करने के बाद ही वो उस दरवाजे के बारे में बताएंगे। जेनसन इस बात को समझता है और बाकियों के साथ जाकर बैठ जाता है। रात का समय था और टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, इसीलिए वो आग जलाकर आसपास बैठते हैं गर्माहट लेने के लिए। जेनसन के दिमाग में तो यही चल रहा था कि आखिर उस बंकर में क्या हो सकता है, वो भी इतनी ऊंचाई पर जहां टेम्परेचर इतना कम हो। सभी रात के समय टेंट के अंदर बड़े आराम से सो रहे थे, लेकिन सुबह उठने के बाद उन्हें कुछ आवाजें आईं। पता चलता है कि माउंटेन के ऊपर से कई सारी बर्फ उनके ऊपर गिरने लगी है, यानी एक्चुअल में वहां पर एवालांच आ चुका था। इतनी जल्दी सारी बर्फ नीचे गिरने के कारण उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलता। फिर भी हॉली, जेनसन और सभी लोग अपने टीम मेंबर्स को बचाने की कोशिश करते हैं। बेचारा डेनिस जो गहरी नींद में सो रहा था वो बर्फ के अंदर दबकर मारा गया। एंडी को भी बहुत ज्यादा चोट लगती है, लेकिन अच्छी बात हुई कि वो सब एवेलांच के साइड वाले वे में भागने लगे, जिससे कि एवेलांच जल्द से जल्द एक तरफ से नीचे चला गया। सभी की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि अब उनके सारे इक्विपमेंट्स भी बर्फ में दब चुके होते हैं, यानी उनके पास इस जगह से आगे जाने का ना तो साधन है और ना ही सर्वाइव करने के लिए चीज है। साइड में बैठकर वो बहुत ही ज्यादा पैनिकिंग मोड में थे और अब उनमें से किसी को नहीं समझता कि आगे क्या करे। एंडी जो इतना घायल है उसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, नहीं तो हाइपोथर्मिया के कारण वो भी मर ही जाएगा। उसी मोमेंट पर हॉली ने बंकर के बारे में बताया जो इस जगह के ऊपर ही तरफ मौजूद है। अगर वो दरवाजे को ओपन करके अंदर चले जाए तो हो सकता है उन्हें ठंड कम लगे, वो अपनी जान वहां पर जाकर बचा सकते हैं। पर फिलहाल जेनसन और उसका एक साथी एक फ्लेयर मारते हैं ताकि उनकी मदद करने के लिए कोई आ जाए। बंकर के बारे में वो बाद में सोचेंगे। कुछ देर तक वो सभी उस जगह पर बैठे रहते हैं, लेकिन तभी उस जगह पर दो आदमी आने लगे थे जो दूर से ही कहते हैं कि हमने तुम्हारा फ्लेयर देखा और यहाँ पर मदद करने चले आए। लेकिन एंडी की नजर जैसे ही उनके पर जाती है तो उसे शक होने लगा। वो कहता है कि इन लोगों के पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है और इतने ज्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस वो कितनी जल्दी कंप्लीट करके आ गए। इससे ये बात क्लियर होती है कि ये दोनों इंसान इस जगह पर पहले से ही थे। एंडी तो अपने साथियों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। फिर पता चला कि वो दोनों इंसान जो वहाँ पर मदद करने आए थे उन्होंने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। एक मेंबर घायल हो जाता है और एंडी को इतनी गोलियां लगी कि वो वहीं मर गया। बेचारे हॉली और जेनसन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसी सीक्रेट बंकर के अंदर जाने का। उनके साथ उनका एक दूसरा घायल मेंबर भी था जो सीधा साथ में बंकर के अंदर चले जाते हैं। जल्द से जल्द वहाँ का दरवाजा भी बंद कर दिया गया ताकि वो दोनों खतरनाक आदमी अंदर ना घुस पाए। बंकर बंद करते ही पूरी तरफ अंधेरा था, लेकिन फिर बाद में वहाँ की लाइट धीरे धीरे जलने लगी। हॉली, जेनसन और उनका एक साथी जिसका नाम बेन था वो अब अंदर की तरफ जाकर छानबीन करते हैं कि ये कौन सी जगह है। जैसे ही वो सभी थोड़ा और अंदर जाते हैं तो वहाँ कई सारी एक्सपेरिमेंट की चीजें मिली। जैसे लग रहा था कि कोई यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करता और वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी थे। हॉली जब जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो पता चला कि यहाँ उन लोगों के डेटा मौजूद हैं जो एक्चुअल में लास्ट टाइम यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए आए थे और ऑब्वियसली वापस कभी गए ही नहीं। वहाँ पर उन गायब हुए सोल्जर्स के भी डेटा थे जो यहाँ पर आकर मर गए। आखिर ये सारी चीजें इस जगह पर छुपा कर क्यों रखी गई है, ये हॉली और जेनसन को नहीं समझता। अब यहाँ घायल पड़ा हुआ बेन एक जगह पर बैठ जाता है। उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी और फर्स्ट एड की जरूरत थी। हॉली फिर बेन से कहती है कि तुम यहीं पर रहो, मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर फिर यहीं आती
चाहती हूँ। यानी अब हॉली और जेनसन बेन को अकेला छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए उन्हें एक कमरा दिखाई दिया। वो जब कमरे के ठीक अंदर जाते हैं तो वहाँ कई सारी डेड बॉडीज होती हैं और ये किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं सोल्जर्स की थी जो फिर यहाँ रेस्क्यू टीम बनकर आए थे और फिर गए ही नहीं। लग रहा था कि उनकी पूरी बॉडी के चमड़े को किसी ने निकाल दिया है। उनकी जीभ कटी हुई थी, स्कल फूटे हुए थे और इतनी बुरी हालत थी कि कोई सोच नहीं सकता। हॉली और जेनसन एक दूसरे को ही देखते हैं कि आखिर ये कौन कर सकता है। अचानक अब उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई थर्ड पर्सन भी है जो उनके आसपास से गुजर रहा है। दोनों एकदम चौकन्ना होकर लाइट जलाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हॉली को तो अचानक एक कैमरा भी मिला जो ओपन करके देखने लग जाती है और ये कैमरा बहुत ही पुराना था। तब जाकर ये रिवील हुआ कि ये कैमरा उन प्रीवियस टीम वालों का था जिन्होंने कुछ मोमेंट्स उस समय के रिकॉर्ड किए थे और उसके बाद कभी मिले ही नहीं। और ये बात हॉली समझ जाती है कि शायद उन लोगों को पकड़कर इसी बंकर में लाया गया होगा। रिकॉर्डिंग जब वो प्ले करती है तो उसमें कई आवाजें सुनाई दे रही थी अजीब क्रिएचर्स की। लग रहा था कि प्रीवियस टीम के पीछे कोई भाग रहा है मारने के लिए। हॉली ये चीजें जेनसन को भी दिखाती है और एकदम शॉक हो जाती है। पर तभी बैंड के चिल्लाने की आवाज आई। दोनों तुरंत ही ट्रेवल करते हुए जब बैंड के पास पहुंचे तो वहां दो अजीब तरीके के इंसान मौजूद थे। वो लिटरली कोई म्यूटेंट्स होते हैं जिनकी पूरी बॉडी गल चुकी थी और वो तो बैंड को अपने नुकीले दांतों से काटकर खा रहे थे। और जैसे ही हॉली और जेनसन के प्रेजेंस का एहसास उन म्यूटेंट्स को होता है तो दोनों ही अब भागकर उनके ऊपर हमला करने आ गए। हॉली और जेनसन ये माहौल देखकर इतना घबरा जाते हैं कि तुरंत ही भागने लगे। हमें तो उन म्यूटेंट्स की बॉडी दिखाई गई जो इतनी म्यूटेटेड थी जैसे पहले ये एक नॉर्मल इंसान हुआ करते थे और अब ये हालत हो गई है। और शॉकिंग बात तो ये थी कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेजी से चले जा रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि वो कब आ गए और कब चले गए। उनके जगह चेंज करने पर एक स्पार्क सा निकलता था जैसे कि वो टेलीपोर्ट हो रहे हों। अब इनके अंदर कौन सी मायावी शक्तियां हैं और ये किस दुनिया से आए हैं इसके बारे में ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए अब वो दोनों सीधा भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचते हैं और उसे बंद कर देते हैं। अच्छी बात हुई कि म्यूटेंट्स दरवाजे के बाहर नहीं आ रहे थे। हॉली और जेनसन एक राहत की सांस लेते हैं कि आखिर वो बच गए। पर जैसे ही वो दूसरी तरफ देख रहे थे तो वहाँ एक टनल बना हुआ था। ये कुछ अजीब सा टनल होता है जो उन्होंने आते समय तो बिल्कुल नोटिस नहीं किया। हॉली जब उसे देखने के और पास जाती है और उसके ऊपर एक पत्थर फेंकती है तो वहाँ लग रहा था कि कोई इनविजिबल डोर है और ये डोर हो न हो किसी दूसरी जगह को कनेक्ट करती थी। उन दोनों के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता क्योंकि बंकर में जाएंगे तो वो म्यूटेंट्स उन्हें मार ही देंगे। हॉली और जेनसन जब उस गुफा की दीवारों पर देख रहे थे तो वहाँ कई कलाकृतियां बनी थी। ये इतनी ज्यादा एंशिएंट लग रही होती हैं जब इंसान पहली बार इस धरती पर आए थे। वो जहाँ भी जा रहे थे इतनी एंशिएंट चीजें उन्हें दिखाई देती हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। हॉली और जेनसन खुश हो रहे थे कि उन्होंने कई सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली हैं और अगर ये चीजें दुनिया के सामने आएंगी तो वो बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। पर जब दोनों और अंदर जाते हैं तो उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिलता। हॉली इतना ज्यादा डर गई कि वो जेनसन के पास बैठकर रोने लगती है और यही वो मोमेंट था जिसे कि उसने रिकॉर्ड किया होता है। जेनसन यही सोच रहा था कि उन्हें अपने मेंटल कंडीशन ठीक रखनी होगी क्योंकि पता नहीं वो इस जगह पर कितने समय से बंद है। अचानक हमें सीन दिखाया गया 19वीं सेंचुरी का जब वो प्रीवियस टीम इसी डेड माउंटेन पर आई थी रिसर्च के लिए। हमें तो एक लेडी दिखाई गई जो सामने कुछ लोगों की बॉडी को देखती है और तुरंत ही ऑफिसर्स को इस बारे में बता देती है। हमें ये पता चलता है कि ये वही समय था जब प्रीवियस वाली टीम की डेड बॉडीज वहाँ पर मिली थी और सब गायब हो चुके थे। ऑफिसर्स तुरंत ही उस जगह पर आकर दो लोगों को लेकर जाते हैं जो अभी भी जिंदा थे। उन सोल्जर्स का जो मेजर था सबसे पहले वो उन दोनों को क्वारंटीन करने के लिए कहता है और उन लोगों ने इन चीजों के बारे में न्यूज रिपोर्टर्स को भी नहीं बताया बल्कि इसे सीक्रेट रखा। हमें तो वही बंकर दिखाया जाता है जो उस समय पर एकदम एक्टिव होता है, यानी वो मिलिट्री सोल्जर्स का एक खुफिया अड्डा था जहाँ वो अपनी सीक्रेट मिशन किया करते। अब जो दो लोग लेकर आए गए थे उनके कपड़े काफी ज्यादा एडवांस लग रहे होते हैं। वो इस जमाने में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। हर एक सोल्जर ये देखकर काफी चौंका हुआ दिखाई देता है। मेजर ने तुरंत ही अलाउ कर दिया कि इन दोनों के ऊपर रिसर्च की जाए, पता करे कि आखिर ये दोनों कहाँ से आए हैं। कई दिनों तक उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और दोनों को बंकर से कभी बाहर ही नहीं निकलने दिए। पर अचानक हमें कुछ समय बाद वही दोनों लोग दिखाए जाते हैं जो एक ऐसे म्यूटेंट में कन्वर्ट हो गए जो इतने ज्यादा खौफनाक हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। अचानक हमें एक म्यूटेंट इंसान के गले पर कोई टैटू दिखाया जाता है और ये सेम टैटू हॉली के भी गले पर था। यानी जो दो लोग यहाँ पर लेकर आए गए थे वो कोई और नहीं हॉली और जेनसन ही थे जो अब म्यूटेंट में कन्वर्ट हो गए हैं 19वीं सेंचुरी के अंदर। यानी एक्चुअल में ये पूरा एक टाइम ट्रेवल है। सच्चाई तो ये थी कि हॉली और जेनसन जिस समय पर बंकर के अंदर गए थे और उन पर जिन म्यूटेटेड लोगों ने हमला किया वो एक्चुअल में वो खुद ही थे जो एक्चुअल में टेलीपोर्ट होकर फ्यूचर वाले समय से वहां पहुंच गए होते हैं। और जैसा कि हमें दिखाया गया कि पोर्टल के अंदर घुसने पर हॉली और जेनसन 19वीं सेंचुरी में पहुंच गए। ये पूरा एक साइकिल होता है जिससे कि पास्ट और
फ्यूचर डिफाइन हो रहा था और इस वजह से ही उसे डेड माउंटेन कहते हैं, यानी कि जो गया वो वापस लौट कर ही नहीं आया। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।